नेपाल में हिंसा के बाद अब सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। बैठकों के बाद भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि नेपाल की कमान आखिर किसके हाथ में होगी। अंतरिम सरकार को लेकर के राष्ट्रपति भवन में देर रात तक बैठक चली। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बनी। इस बैठक में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सेना प्रमुख मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने परामर्श करने के लिए स्पीकर देवराज को भी बुलाया था। सूत्रों की माने तो पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रमुख बनाने को लेकर के चर्चा ज्यादा है। वहीं संसद को भंग कर आम चुनाव कराने का फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो सुशीला कार्की के नाम पर अड़े हुए हैं। हालांकि उनमें भी दो फाड़ है। नेपाल में नई सरकार को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कई बैठकों के बाद भी नए प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब जेन जी के दो गुट आपस में बंट गए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी के दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कई युवक घायल हुए। ये तस्वीर देख सकते हैं कैसे जेन जी आंदोलनकारियों में मारपीट हो रही है। जेन जी के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। ये गुट बालिन शाह या किसी और को पीएम बनाने की मांग कर रहा है। आन्दोलन बेचिने बेला आउन थालेको छ। यो तपाई हामीहरुले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्य चुकाएर भए पनि यो जेनजीको आन्दोलन बिक्री हुनु हुँदैन। हाम्रा एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा बिक्री हुनु हुँदैन। अब सवाल ये है कि जिस जेनजी आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ दिया, वहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि आंदोलन को बेचा जा रहा है। फेरि पनि हरेक लोकतन्त्रका स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई कफन बाँधेर सडकमा गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो देशमा राष्ट्र संस्थाका लागि हामी यी भ्रष्टहरूलाई फाल्न चाहन्छौँ। हामीले यही व्यवस्थामा सुधार खोजेको हो सर। हामी पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका लागि लडेको होइन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। हामी कुनै पनि हालतमा यो देशमा दासत्व स्वीकार गर्दैनौँ। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध के दौरान ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि दूसरा गुट सेना के दखल के भी खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या नेपाल में जेनजी आंदोलन मंजिल से पहले भटकता दिख रहा है। जेनजी के गुटों में अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं और बिकने का खतरा जताया जा रहा है। एक तरफ मीटिंग चल रही है लगातार, जिसको लेकर कंसेंसस बन रहे हैं कि आखिरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर किस नाम को सहमति मिले, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी की तरफ से लगातार जो तैयारियां हैं उसका नजारा आज तक आपको दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि इस समय हालात हालांकि सामान्य है, लेकिन आर्मी की तरफ से अगर आप देखें जो पेट्रोलिंग है वो हर इलाके में इस तरीके की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने घर से ना निकले। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में लगातार बैठक हो रही है। बुधवार को भी 9 घंटे मंथन हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तो साफ है सरकार को लेकर नेपाल में अब भी सस्पेंस बरकरार है। आज तक ब्यूरो। पहली नजर में ऐसा लगता है कि नेपाल में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सामान्य सी लग रही है, क्योंकि अब कहीं कोई हिंसा, आगजनी या लूटपाट की खबर नहीं आ रही है। सेना ने पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त नेपाल में हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी नेपाल गृहयुद्ध की आग में झुलस सकता है। क्योंकि जो जेनजी इस वक्त हावी हैं वो एक नहीं है, उनमें फूट हो गई है, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। नेपाल में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, सत्ता किसके हाथ में होगी और राज कौन करेगा, इसको लेकर जेन जी भिड़ पड़े, आपस में ही लड़ पड़े।
लेकिन जानकार मानते हैं कि नेपाल में अभी खेल बाकी है, क्योंकि जेनजी के अलग अलग गुट बन गए हैं और इन गुटों को नेपाल की सत्ता में स्टेक रखने वाले बड़े बड़े लोग पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। बस पेंच ये अटका हुआ है कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक गुट ने सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया। जब लग रहा था कि सहमति बन जाएगी तो दूसरे गुट ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे कर दिया। कौन है कुलमान घिसिंग, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है। यह है नेपाल में आंदोलन कर रहे जेनजी का एक गुट जो सुशीला कार्की का समर्थक है। इन्होंने आज सेना से मुलाकात की और इसके बाद इस गुट ने मीडिया से बात की, जिसमें आज वो सुदन गुरुंग भी दिखे, जिनका नाम इतने दिनों से सुनाई दे रहा है। सुदन गुरुंग जेनजी के इस गुट को लगातार समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही सुदन गुरुंग को मीडिया से बात करने के लिए बुलाया गया, वो रोने लगे। इतने भावुक हुए कि रोके आंसू नहीं रुक रहे थे। सुत्या छुइनँ कि म अनि त्यही गरेर बिन्ती गरेको छु। पानी पीकर सुदन गुरुंग कुछ शांत हुए तो कहा कि उनका सपना सच हुआ है, नेपाल में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल में आगे सत्ता किसके हाथ में होगी, ये गुट खुलकर सुशीला कार्की का समर्थन कर रहा है। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। आज हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीलाई देशलाई एउटा असल अभिभावकको खाँचो छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ देशलाई अब कसरी सेफ ल्यान्डिङतिर जाने भन्ने कुरातिर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। आज देशमा चाहिँ यो न्याय बुझेको, कानुन बुझिसकेको र एउटा काममा परिपक्व व्यक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। त्यो भएर म यो जेनजी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ। इस गुट का दावा है कि उन्होंने नेपाल में ऑनलाइन सर्वे कराए हैं, जिसमें ये सवाल पूछा है कि नेपाल की सत्ता अभी किसके हाथ में होनी चाहिए, और इसमें उन्हें सुशीला कार्की के नाम पर बहुमत मिला है। हाम्रा केही मागहरू छन् र हामीले अहिले देशले एउटा अन्तरिम सरकार का लागि चुनावी प्रक्रियामा जानलाई एउटा नेतृत्वको आवश्यक छ। त्यो नेतृत्वमा हामीले डिस्कोड मार्फत र हाम्रो अनलाइन मार्फत हामीले केही सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जेनजीमा आबद्ध साथीहरूलाई चाहिँ हामीले राय सुझाव लिएका थियौँ र धेरैभन्दा धेरै बहुमत सुशीला कार्कीको नाममा आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुशीला कार्कीलाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गर्यौँ र यसमा बालेनजीसँग पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ र उहाँले पनि सुशीला कार्कीलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। र अहिले यो सरकार भनेको तपाईहरु के नझुकिनु होला भने हामीले अन्तरिम सरकार गठन गर्दासम्मलाई मात्र हो। हामी 6 महिनामा चुनाव गरेर फेरि नयाँ नेपाल र सुखी नेपाली नेताहरूले भन्ने गर्थे र अहिले हामीले यसलाई साच्चै एउटा परिकल्पना दिने सोचेका छौं। वैसे जेनजी का ये एक बड़ा गुट है, लेकिन आज जेनजी के इस गुट ने एक बात और साफ की, और वो ये कि वो संसद को भंग करने के समर्थन में है, संविधान को नहीं। जेनजी के इन युवा नेताओं की पूरी कोशिश ये है कि फिलहाल नेपाल में एक ऐसी अंतरिम सरकार बने जो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए। हाम्रो कुरा भने अहिले संसद विघटन गर्ने हो, तर यो संविधानलाई खारेज गर्ने हैन। संविधान संशोधन होला, संविधान कुनै रूपले चाहिँ संविधानको कुनै धाराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरिएला, तर संविधान खारेज हुँदैन, किनकि देशमा संविधान चाहिन्छ है। हाम्रो पहिलो अहिलेको प्राथमिकता भने सुशासनलाई कायम गर्नु हो। एकदमै भल्नरेबल स्टेटमा छौं हामी। सो यो समयमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी सबैजना संयमित भएर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटाले त मेरो हैन म तेरो हैन भनेर प्लिज नआऊ है। यो दुई हातले बिन्ती गर्न खोजे हामी सबै मिलेर अगाडि बढौं, मिलेर अगाडि बढौं। तपाई नेपाली, हामी नेपाली, सारा नेपाली, हामी नेपाली युद्धको लागि चाहिँ अगाडि बढौं है। सबैभन्दा माथि हामीले राख्न सक्नुपर्छ अहिले राष्ट्रियतालाई।
है हामी भन्दा माथि राष्ट्र हो, तपाईँ भन्दा माथि राष्ट्र हो, सबैभन्दा माथि राष्ट्र हो। राष्ट्र रहन्छ, हामी रहन्छौँ, राष्ट्र नरहँदा हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व नै रहँदैन। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो सुशीला कार्की का विरोध कर रहा है। इस गुट का कहना है कि सुशीला कार्की बुजुर्ग हैं और वो फिलहाल नेपाल को लीड करने के लिए योग्य नहीं है। जनभावना जेन्जीको भावना माथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरु हुँदा हुँदै सुशीला कार्की हाम्रो लागि मान्य छैन। समस्या ये हो गई है कि नेपाल में जेन्जी का अब एकमात्र गुट नहीं रह गया है। जेन्जी कई गुटों में बंट गए हैं। एक गुट तो सीधे सैन्य शासन को बंद करने के लिए नारेबाजी कर रहा है। उसे लग रहा है कि अब सेना का ही शासन हो जाएगा। एक और गुट है जो ये कह रहा है कि ऐसे वक्त में राष्ट्रपति को देश के सामने आना चाहिए। ये नारेबाजी कर रहा है कि राष्ट्रपति को सार्वजनिक करो। इससे पहले सुशीला कार्की के खिलाफ कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। कुलमान घिसिंग वो शख्स हैं जिन्होंने नेपाल से लोड शेडिंग को खत्म कर दिया। 2016 में वो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नेपाल में लंबे समय तक बिजली कटौती एक बड़ी समस्या थी, लेकिन 2 साल के भीतर कुलमान घिसिंग ने न केवल बिजली कटौती से निजात दिलाई, बल्कि नेपाल बिजली का निर्यात भी करने लगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। यही नहीं, बिजली चोरी के मामलों में उन्होंने कारोबारियों, नेताओं और अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिजली व्यवस्था में सुधार से जहां युवाओं की जिंदगी बेहतर हुई, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन केपी ओली की सरकार ने 8 साल बाद उन्हें हटा दिया और इस साल मार्च 2025 में उन्हें हटाए जाने के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए थे और केपी ओली का पुतला भी जलाया था। तब केपी ओली ने उन्हें पुलिस की ताकत से कुचल दिया था, मगर अब युवा उन्हीं कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।